वेल आई एम कृष्ण, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप लोग शानदार तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान रख रहे होंगे। तो ये आप लोगों के लिए आज इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर की। ठीक है, इससे पहले आप लोगों के 2 लेक्चर आ चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे क्रैश कोर्स के अंदर तो आप लोग पहले उन दोनों लेक्चर्स को देख लेना। सबसे पहले बात करेंगे कल के क्वेश्चन की कि कल मैंने जो आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया था, आप लोगों में से कितने बच्चों ने किया है। ठीक है, आप लोग एक काम करो बच्चों कि आप लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते हो। आप लोगों को क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, नीचे कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जरूर लिखा कीजिए। ठीक है, क्योंकि अगले दिन आपको उसका आंसर मिला करेगा। इस क्वेश्चन के अंदर बोला जा रहा है इन वंडरबल इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ द गैस लॉ, कि वंडरबल इक्वेशन मतलब वंडरबल इक्वेशन के बारे में बात हो रही है, वो भी गैस लॉ से रिलेटेड। तो जिसके अंदर कांस्टेंट जो बी होता है, ठीक है, तो कांस्टेंट बी क्या होता है इसके बारे में बात हो रही है। तो पहले ऑप्शन के अंदर बोला जा रहा है इंटरमोलिक्यूलर रिपल्सन, बी के अंदर बोला जा रहा है इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन, और सी के अंदर आपको बोला जा रहा है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय मॉलिक्यूल्स, और डी के अंदर इंटरमोलिकुलर कोलिजन पर यूनिट वॉल्यूम। तो इनमें से कोई एक आंसर था। ठीक है, तो इसका आंसर बच्चों क्या है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स। सी फॉर चेन्नई आपका आंसर हो जाएगा, सी फॉर चेन्नई। क्यों हो जाएगा, क्योंकि वंडरबल इक्वेशन कांस्टेंट की बच्चे जब बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पे जो वॉल्यूम करेक्शन जो टर्म होता है वो कौन सा होता है, बी होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन और देता हूँ कि जो वंडरबल इक्वेशन जो होती है उसमें इक्वेशन के अंदर ए का जो रहता है, जैसे बी को तो बोल दिया अपन वॉल्यूम करेक्शन टर्म होता है, तो ए को अपन किस टर्म से जानते हैं उसके अंदर, ये चीज़ आपको बतानी है। ठीक है, बात करते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ी बहुत मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। इसके अंदर आप लोग मेरा इंट्रोडक्शन देख सकते हो। आज हम पढ़ने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर क्वेश्चंस। तो आपको वही काम करना है कि जिस तरीके से आप लोग डेली अपना वीडियो को पॉज करते हो, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो 2 मिनट के अंदर, अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बनता है तो फिर क्वेश्चन को अपन फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को बच्चों सब्सक्राइब जरूर कर लेना है दोस्तों अपने को। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो आपको लाइक जरूर करना है, और जो भी आपकी डाउट्स हैं उनको कमेंट सेक्शन में लिख दिया कीजिए। आप अपने 10 फ्रेंड्स के अंदर आपको वीडियो शेयर करनी है फ्रेंड्स। ठीक है, और अपने 5 व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर या FB ग्रुप के अंदर या आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आप लोग जो वीडियो है उसके अंदर जरूर शेयर किया कीजिए। ठीक है, अब देखिए बच्चों, इसके अलावा आप लोग जो PDF वगैरह चाहते हो, वो जो भी कोचिंग्स वगैरह रहती हैं उनके टेस्ट सीरीज वगैरह की, तो उसके लिए आप लोग इसको ज्वाइन कर लेना। ये टेलीग्राम ग्रुप है @race_IIT/NEET करके आपको यही टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है। अभी इसके अंदर 900 से ज़्यादा बच्चे ऐड हुए। ठीक है, अगर बच्चों आप किसी भी वीडियो किसी भी कॉलेज के ऊपर रिव्यू वगैरह चाहते हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ठीक है, उसके ऊपर भी मैं वीडियो वगैरह बनाता हूँ। तो अब आप लोगों के लिए पहला MCQ निकल के आ रहा है, और MCQ आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया, आपको बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर इज करेक्ट फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन 4f ऑर्बिटल। आपको सवाल के अंदर समझ में आ रहा होगा कि 4f ऑर्बिटल के लिए बात हो रही है, और उसके इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो उसका क्वांटम नंबर है उनको आपको डिफाइन करना है। किस फॉर्म में डिफाइन करना है, n की टर्म्स में, l की टर्म्स में, m की टर्म्स में, s की टर्म्स में। ठीक है, तो ए के अंदर क्या दे रखा है, n बराबर 4, l बराबर 3, m बराबर +4, s बराबर +1/2। बी के अंदर n बराबर 4, l बराबर 4, m बराबर -4, s बराबर -1/2। सी के अंदर n बराबर 4, l बराबर 3, m बराबर +1, s बराबर 1/2। डी के अंदर n बराबर 3, l बराबर 2, m बराबर -2, s बराबर +1/2। तो इसके अंदर कोई एक ऑप्शन होगा। ठीक है, आप लोगों ने अपना आंसर निकाल लिया होगा। चलो अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। तो इसका आंसर क्या बच्चों, सी फॉर चेन्नई आपका, इसका क्या निकल के आ गया, आपके पास आंसर निकल के आ गया। अब करना किस तरीके से था ये चीज़ आप लोग अब समझ लीजिए। तो बात हो रही है 4f ऑर्बिटल्स की, तो यहाँ से 4f ऑर्बिटल्स की जैसी बात हो रही है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, सीधी 4 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि n की वैल्यू आपकी इससे डिफाइन होती है। अब बात कर लेते हैं l की, तो l की वैल्यू किससे डिफाइन होती है, इससे SPDF से। तो s की वैल्यू, s के लिए l की वैल्यू 0 होती है, p के लिए 1 होती है, d के लिए 2 होती है, और f के लिए कितनी होती है, 3 होती है। ठीक है, तो l की वैल्यू कितनी होगी बच्चों आपके लिए, 3 हो गई। अब m की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करती है, m की वैल्यू लाई करती है आपकी +-l तक। ठीक है, +-l तक, तो कितनी हो जाएगी, +-l का मतलब +3 से -3 तक, तो +3 +2 +1 0 -1 -2 -3, ये होगी बच्चों आपकी m की वैल्यू। अब s की वैल्यू कितनी होगी, अब s की वैल्यू सब बच्चों को पता है, मेरे ये क्या हो जाता है, स्पिन क्वांटम नंबर कितना होता है, +1/2 होता है। तो आंसर कौन सा हो गया बच्चों, सी फॉर चेन्नई के अंदर आपको ये सारे ऑप्शन मिल रहे थे। ठीक है, इस तरीके से बच्चों आपको आंसर निकालना आना चाहिए। ये जो वीडियो है आप लोग या तो जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, आप दोनों स्टूडेंट्स के लिए आपको फायदेमंद साबित होगी। या आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जिसके अंदर एटॉमिक स्ट्रक्चर पूछा जाता है, आपको ये फायदेमंद जरूर रहेगी। ठीक है, अब बात करते हैं अगले सवाल की। इस क्वेश्चन के अंदर बोला गया है इन ए मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, किसी मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के बारे में बात हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स, जो आपको जो नीचे ऑर्बिटल्स दे रखे हैं 5 ऑर्बिटल, इनमें से कौन से ऑर्बिटल डिस्क्राइब करते हैं 3 क्वांटम नंबर्स जो सेम एनर्जी रखते हैं इन द एब्सेंस ऑफ, और जिनके अंदर एब्सेंस होनी चाहिए किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो क्वेश्चन से क्या समझ में आया आपको कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड तो एब्सेंट होना चाहिए, और 3 क्वांटम नंबर बच्चों कैसे होने चाहिए आप लोगों के लिए,
आपको जिनकी एनर्जी सेम हो। तो पहले के अंदर क्या बोला गया, n बराबर 1 l बराबर 0 m बराबर 0। सेकंड के अंदर बोला गया n बराबर 2 l बराबर 0 m बराबर 0। तीसरे के अंदर बोला गया n बराबर 2 l बराबर 1 m बराबर 1। चौथे के अंदर बोला गया n बराबर 3 l बराबर 2 m बराबर 1। पाँच के अंदर बोला गया n बराबर 3 l बराबर 2 m बराबर 0। इनमें से ऑप्शन छाटते हैं आपको, जैसे ए के अंदर बोला फर्स्ट एंड सेकंड, बी के अंदर बोला सेकंड एंड थर्ड, डी के अंदर बोला थर्ड एंड फोर्थ और डी के अंदर बोला फोर्थ एंड फिफ्थ। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने अपना आंसर छांट लिया होगा। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, डी फॉर दिल्ली वाला। ठीक है, डी फॉर दिल्ली का मतलब ये चौथा और आपके पास ये पांचवा, इनके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, सेम एनर्जी देखने को मिलेगी और एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखो सेम एनर्जी से तो आपको यहाँ पे एन की वैल्यू जो यहाँ पे सेम होगी वहीं पर सेम एनर्जी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला इससे क्लियर हो गया कि तीसरा पांचवा आंसर हो सकता था या आपका आंसर सेकंड और थर्ड हो सकता था। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता था। ठीक है, जब एन की वैल्यू सेम हो गई, अब आपको क्या रखना है बच्चों, सेम एनर्जी रखनी है, तो एल की वैल्यू सेम होनी चाहिए, लेकिन इसके अंदर आपको एल की वैल्यू 0 और 1 दिख रही है। तो सेकंड एंड थर्ड वाला तो ऑप्शन कट गया, तो सेकंड थर्ड वाला कौन सा था, ये। ठीक, ये वाला ऑप्शन कट गया, फर्स्ट एंड सेकंड तो हो ही नहीं सकता, और आपके पास फोर्थ एंड फिफ्थ और सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ तो किसी भी कंडीशन में हो सकता। तो आपका आंसर इस तरीके से भी आप फोर्थ एंड फिफ्थ निकाल सकते थे। अब बात कर लेते हैं क्या कॉन्सेप्ट टेस्ट के अंदर लग रहा था। जो भी ऑर्बिटल्स हो रहे होते हैं बच्चों, जिनके अंदर सेम वैल्यू किसकी रहेगी, n प्लस एल की, जिसके अंदर सेम वैल्यू होती है। ठीक है, वो क्या रखते हैं, एब्सेंस इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में सेम एनर्जी रख रहे होते हैं। तो आपको क्या याद रखना है आगे से, कभी भी अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए तो आपको n प्लस एल ऐड कर लेना है। n प्लस एल बच्चों जिस केस में आपको बराबर देखने को मिल जाएगा, वहाँ पर बच्चों क्या देखने को मिलेगी, इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड सेम एनर्जी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको एक ऑप्शन से करके दिखाया था, ऑप्शन से अपन किस तरीके से कर सकते हैं। बाकी कॉन्सेप्ट आप लोगों को अब याद रखना है कि n प्लस एल की वैल्यू बच्चों कैसी होनी चाहिए, आपके सेम होनी चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले सवाल की। इस सवाल के अंदर क्या बोला जा रहा है, The wavelength of radiation emitted when in a hydrogen atom electrons falls from infinity to stationary state। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ फॉल कर रहे हैं बच्चों आपके, वो फॉल कर रहे हैं इन्फिनिटी से इन्फिनिटी स्टेट में। स्टेशनरी स्टेट 1 मतलब पहली स्टेट तक आ रहे हैं। रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है आपको ये। तो बच्चों यहाँ पर रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू उन्होंने दे दी, तो यहाँ से उन्होंने एक आइडिया दे दिया क्वेश्चन वाले ने कि आपको रेडबर्ग कांस्टेंट मतलब रेडबर्ग कांस्टेंट वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, अब ए के अंदर 91 नैनोमीटर, बी के अंदर 192 नैनोमीटर, सी के अंदर 406 नैनोमीटर, डी के अंदर 9.1 इंटू 10⁻⁸ नैनोमीटर। तो इसके अंदर बच्चों कोई एक आंसर होगा। आप लोगों ने दोस्तों अपना आंसर निकाल लिया होगा। बात करते हैं आंसर की, तो ए फॉर आगरा आंसर आ गया। ठीक है, ए फॉर आगरा 91 नैनोमीटर। अब देखिए रेडबर्ग कांस्टेंट का जब उन्होंने हिंट दे दी थी तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1/λ बराबर r ब्रैकेट में 1/n1² माइनस 1/n2²। आर की वैल्यू बच्चों आपने पुट कर दी। ठीक है, 1/n1 की वैल्यू कितनी होगी, 1 हो गई। n2 की वैल्यू बच्चों इन्फिनिटी मान ली, तो यहाँ पे इसको आपने सॉल्व किया, तो यहाँ पे सॉल्व करने पर लैम्डा बराबर कितना आ गया, 91 इंटू 10⁻⁹ मीटर। अब 10⁻⁹ ही कितना होता है, नैनोमीटर होता है, इसलिए बच्चों अपना आंसर क्या आ गया दोस्तों, 91 नैनोमीटर आ गया। तो ए फॉर आगरा आंसर, आपका आंसर यहाँ पे देखने को मिला। ठीक है, अब बात करते हैं अगले सवाल की। ये वाला सवाल बच्चों इजी था। ठीक है, मैं आपको मतलब पूरी वीडियो हो जाएगी, उसके बाद बताऊंगा भी कौन सा सवाल आपको इजी था, कौन सा सवाल बनना चाहिए था। ठीक है, एक बार अपन क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे पूरी क्वेश्चंस का। इसके अंदर आपको बोला जा रहा है द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए जो रिवॉल्व करते हैं किसी ऑर्बिट के अंदर, एक कितना गिवन है, √L इंटू L+1 h/2π। तो आपको बोला गया मोमेंटम किसका निकालना है, आपको एस इलेक्ट्रॉन का निकालना है। किसके लिए बात हो रही है, एस इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम बताइए। यहाँ पे ए के अंदर बोला गया +1 y2 इंटू h/2π, बी के अंदर बोला गया 0, सी के अंदर बोला गया h/2π, डी के अंदर बोला गया आपको √2 h/2π। कौन सा आंसर सही है, आप लोगों ने दोस्तों अपना आंसर निकाल लिया होगा। तो इसका आंसर क्या बच्चों, बी फॉर बॉम्बे। जो मोमेंटम होगा आपका एस इलेक्ट्रॉन का, वो कितना निकल के आएगा, 0 निकल के आएगा इस पर्टिकुलर आप वो इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, अब किस तरीके से करना था, आप सब दोस्तों को पता है कि एल की वैल्यू क्या होती है, एल को अपन बोलते हैं एजिमुथल क्वांटम नंबर। और जो एजिमुथल क्वांटम नंबर जो एल की बात कर रहे हैं, तो एस इलेक्ट्रॉन के लिए एल की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। ये मैंने आपको अभी इससे पहले क्वेश्चन कराया था, उसके अंदर ही बताया था। SP/DF है, एस की वैल्यू 0, पी की वैल्यू 1, डी की वैल्यू 2, एफ की वैल्यू 3। ये क्या होती है, एल की वैल्यू होती है। तो एल की वैल्यू एस इलेक्ट्रॉन के लिए कितनी हो गई, 0 हो गई। इसके अंदर जब एल की वैल्यू 0 पुट करोगे तो दोस्तों आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपके पास आंसर निकल के आएगा 0। और यही आपके पास आंसर था बी फॉर बॉम्बे। तो सब दोस्तों को समझ में आ गया होगा कि आपको क्वेश्चन को अप्रोच किस तरीके से करना था। ठीक है, अब अगले सवाल की बात करते हैं। ये अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है जनरल अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से। क्वेश्चन के अंदर क्या बात हो रही है, पहले अपन ये देख लेते हैं। अनसर्टेनिटी इन पोजिशन ऑफ अ माइन्यूट पार्टिकल of mass 25 ग्राम
इन स्पेस इज 10⁻⁵ मीटर। ठीक है, जो पोजीशन की अनसर्टेनिटी है 25 ग्राम के मास की, वो कितनी है 10⁻⁵ मीटर। आपको बताना है व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, कि भाई उसकी वेलोसिटी के अंदर कितनी अनसर्टेनिटी होगी, आपको उसके बारे में बताना है। ए के अंदर बोला गया 2.1 × 10⁻34, बी के अंदर बोला गया 0.5 × 10⁻34, सी के अंदर बोला गया 0.1 × 10⁻28, डी के अंदर बोला गया 0.5 × 10⁻23। इस तरीके से बोला गया। तो आप लोगों ने अपना दोस्तों आंसर निकाल लिया हुआ। आंसर क्या है आपके पास, सी फॉर चेन्नई, 2.1 × 10⁻28 आप लोगों के सामने आंसर। अब करना किस तरीके से था, मैंने आपको बता दिया। जैसे उन्होंने डिस्टेंस की बात की, वेलोसिटी की बात की, अनसर्टेनिटी की बात आ रही है, तो सीधा सा अपने को कहाँ जाना है, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के फॉर्मूले में चले जाना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बोलता है आपको, डेल्टा एक्स डॉट, फॉर्मूला देखिए ये बोलता है इस तरीके से, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल्स टू h/4π, ये बोलता है। यहाँ से मैं बोल सकता हूँ ग्रेटर देन इक्वल्स टू को मैंने बराबर के लिख लेता हूँ, ठीक है, इक्वल का सिंबल लगा लेता हूँ, और डेल्टा पी को मैं क्या बोल लेता हूँ, मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, मतलब m × डेल्टा वी, मास तो चेंज होगा नहीं, तो m × डेल्टा वी। यहाँ से अपने को निकालना है क्या, वेलोसिटी में चेंज निकालना है, तो डेल्टा वी का फॉर्मूला क्या बन गया, यहाँ से बन गया h/4π इंटू डेल्टा एक्स। तो ये h की वैल्यू 6.6 × 10⁻34, 4 का 4 लिख दिया मैंने, पाई की वैल्यू 3.14 लिख दी, और डेल्टा एक्स कितना चेंज हुआ इसमें, 25 × 10⁻⁵। तो यहाँ से डेल्टा भी कितना आया दोस्तों, 2.1 × 10⁻28 मीटर पर सेकंड, जब हम सॉल्व करते हैं। कौन से ऑप्शन के अंदर गिवन है, सी फॉर चेन्नई आपका आंसर था। ठीक है, अब इस सवाल की बात कर लेते हैं। इस सवाल के अंदर क्या बोला गया, आपको बोला गया बोर सीरीज की बात हो रही है। कौन सी सीरीज, सबसे पहले देखो जब कोई सीरीज का क्वेश्चन आ जाए कौन सी सीरीज की बात कर रहा है। ठीक है, बोर सीरीज ऑफ लाइन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के लिए बात हो रही है। तो तीसरी लाइन जो है, थर्ड लाइन फ्रॉम रेड एंड, ठीक है, रेड एंड से करस्पॉन्ड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटर ऑर्बिटल जम्प्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स टू बोर ऑर्बिटल्स इन एन एटम ऑफ हाइड्रोजन। आपको ये बताना तीसरी लाइन जंप कर रही है, ठीक है, तीसरी लाइन जंप कर रही है, और वो भी रेड एंड से। कैसे एंड से, रेड एंड से, किसके अंदर, आपके इन एटम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ऑर्बिट कौन सा, वही बोर सीरीज की लाइन है, तो बोर का ऑर्बिट है। ए के अंदर बोला गया तीसरे से दूसरे में जाएगी, बी के अंदर बोला गया 5 में से दूसरे में जाएगी, सी के अंदर बोला गया चौथे से पहले में जाएगी, और डी के अंदर बोला गया 2 से 5 में जाएगी। तो तीसरी लाइन की बात कर रहा है। ठीक है, तो तीसरी लाइन की जब बात कर रहा है तो केवल अपने को कहाँ पे जाना है, तीसरे पे जाना है। तो ये वाला तो आंसर सीधा क्लियर ही हो जाएगा, मतलब आंसर आपका बी है, आपने अटेम्प्ट कर लिया हो। ये तो सीधा क्लियर गलती हो गया आपका, क्योंकि 3 उसने बोला थर्ड लाइन, तो यहाँ पे तो फर्स्ट एक ही लाइन आ रही है, थर्ड लाइन का मतलब इसमें भी 3 केस हो सकते हैं, इसमें भी 3 हो सकते हैं, इसमें 3 हो सकते हैं। अपने को आंसर बी सी डी में से निकालना था। अब देखो, सबसे पहले आपको ये चीज़ समझनी है कि जो इलेक्ट्रॉन की जो मिनिमम एनर्जी होती है वो कहाँ होती है, सबसे फर्स्ट ऑर्बिट में होती है। देखो इस तरीके से, सबसे कम एनर्जी कहाँ होगी, उसकी यहाँ फर्स्ट ऑर्बिट में हो रही होती है। ठीक है, अब उसकी एनर्जी इंक्रीज होती है, जैसे आप एन की वैल्यू बढ़ाओगे तो आपकी उसकी एनर्जी भी इंक्रीज हो रही होती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर एनर्जी मिनिमम होती है, और जैसे अपन एन की वैल्यू बढ़ाएंगे तो एनर्जी बढ़ती चलती है। ठीक है, अब क्या बात हो रही है, बात हो रही है थर्ड लाइन की। तो थर्ड लाइन रेड एंड से जा रहा है, कहाँ पे जाएगा बच्चों, करस्पॉन्डिंग थर्ड लाइन जाएगी तो जाएगी येलो रीजन तक। किस तरीके से जाएगी, ये आपको याद भी रखना है। थर्ड लाइन कहाँ से कहाँ जाएगी, रेड से येलो रीजन में जाएगी। क्यों जाएगी, देखो जब रेड से आपके येलो के अंदर जा रही है तो इसके अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटी केस हो सकते हैं। पहले पॉसिबिलिटी केस हो सकता है, ये जो आपकी लाइन दी वो 5 में से फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर चली है, क्योंकि उसको एनर्जी कम करनी है। ठीक है, कब जाएगी, मैंने आपको बताया, जो उसकी एन की वैल्यू कम है तो एनर्जी कैसी रहेगी, कम रहेगी, और एन की वैल्यू ज़्यादा होगी तो एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। तो मैंने माना भाई येलो रीजन तक जा रही है 5वें में, तो अब नीचे में जाएगी नहीं जाएगी, हाँ सर जाएगी। तो 5 में से पहला केस क्या है, पहले में चली जाए, और दूसरा केस क्या है, 5 में से दूसरे में चली जाए, तब भी येलो लाइट ही रहेगी। आपको क्या बोला गया, थर्ड लाइन, थर्ड लाइन 5 में से एक वाले में आ सकती है, नहीं आ सकती, 5 में से 2 वाले में मिल जाएगी, हाँ मिल जाएगी। तो कौन सा आंसर हो गया बच्चों आपका, 5 से 2 वाला। तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है आपको, बी फॉर बॉम्बे। इतना समझ में आ गया सब दोस्तों को। अब बात करते हैं, ये तो आपकी पूरी वीडियो हो गई, मैं पहले आपको एक होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है, जिसको आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, फिर मैं एक बार आपको रिव्यू करके बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन अच्छे थे। तो यहाँ पे बात हो रही है एक हाइड्रोजन एटम की, जिसके अंदर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट के अंदर एनर्जी उसकी हाइड्रोजन एटम के जो इलेक्ट्रॉन है उसके 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको एनर्जी निकालनी है सेकंड एक्साइटेड स्टेट है ना, एक्साइटेड स्टेट के अंदर सेकंड के अंदर आपको एनर्जी निकालनी है। ए के अंदर 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, बी के अंदर 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, सी के अंदर 6.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, डी के अंदर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। ठीक है, अभी मैं आपको होमवर्क भी दूंगा, इसलिए आपको वीडियो को देखते रहना है। लेकिन उससे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये वाला क्वेश्चन आपका, मतलब अगर मैं 5 में से रेटिंग दूँ तो ये आपका 3 स्टार का क्वेश्चन है, 3 स्टार क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन जो आपका टॉप क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन है।
उसके बाद ये वाला क्वेश्चन आपका 1 स्टार क्वेश्चन है। इसके ये वाला क्वेश्चन आपका 3 स्टार क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन आपका 2 स्टार क्वेश्चन है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन आपका 5 स्टार क्वेश्चन था, ठीक है। इस तरीके से बच्चों मैंने आपको बता दिया कौन सी रेटिंग कितने को दी। तो जिस क्वेश्चन को मैं 5 स्टार रेटिंग दे रहा हूँ वो क्वेश्चन ज़्यादा अच्छा है। ये होमवर्क है आपका। इसके अंदर क्या है, फंडामेंटल थर्मोडायनेमिक्स, सिस्टम एंड सराउंडिंग्स, एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी, स्टेट फंक्शन, टाइप्स ऑफ प्रोसेस, कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क, हीट एनर्जी, एंथैल्पी, हीट कैपेसिटी। किसके अंदर, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, मोलर हीट कैपेसिटी, हेस लॉ, हीट समेशन, एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन, कंबशन, एटमाइजेशन, सब्लिमेशन, फेज ट्रांजिशन, हाइड्रेशन, आयनाइजेशन, सॉल्यूशन। सेकंड लॉ के अंदर स्पॉन्टेनिटी ऑफ प्रोसेस, डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स, डेल्टा जी ऑफ सिस्टम, डेल्टा जी नॉट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये सारी चीज़ दोस्तों आपको क्या करके आनी है, अगली वीडियो के अंदर तैयार करके आनी है, ठीक है। जानने से पहले आप लोगों को एक काम है और मेरी रिक्वेस्ट भी है कि अगर आपको कहीं भी पानी वेस्ट होता हुआ दिख रहा है तो आपको वाला पानी बचाना है, टैप बंद कर देना है, आसपास अपने साफ सुथरा बनाए रखना है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।